गुरु और चेले की कहानी सबने तो सुनी होगी, तो इसी कहानी से एक और बड़ा स्कैम बताने वाला हूं, केतन पारेख स्कैम। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए। कैसे हो मेरे प्यारे इन्वेस्टर, स्वागत करता हूं आपका बुल वेस्टिंग के अंदर। मैं आपका प्रतीक साहनी। तो आज हम केतन पारेख स्कैम के बारे में बात करना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको गुरु और चेले की कहानी के बारे में बताया कि कैसे हर्षद मेहता एंड केतन पारेख कनेक्टेड थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में गुरु हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में बताया, आज उन्हीं के चेले का हो या कुछ भी बोलो, केतन पारेख के स्कैम के बारे में बताऊंगा जो 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। केतन पारेख ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी की एंड वो सीए बने भी। उसके बाद वो मुंबई के फेमस स्टॉक ब्रोकर भी बन गए, बिल्कुल हर्षद मेहता की तरह। और उनकी खुद की अपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी होकर भी वो हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च के अंदर काम सीखने गए, यानी बोला जाए तो स्कैम सीखने गए। ग्रोमोर रिसर्च के अंदर काम सीखने के बाद, यानी एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद, उन्होंने अपनी फैमिली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एनएच सिक्योरिटीज में वापस ज्वाइन किया। एनएच सिक्योरिटीज, जिसका फुल नाम नवेराम हरचंद सिक्योरिटीज था। अब ये तो हो गई उनकी पास्ट लाइफ की बात। अब देखते हैं उन्होंने ये स्कैम को अंजाम कैसे दिया। मार्च 2001 में स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद ये स्कैम बाहर आया। उन्होंने ये स्कैम अंजाम देने के लिए पे ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया। अब जानिए ये पे ऑर्डर्स क्या होते हैं। पे ऑर्डर्स और कुछ नहीं, सिर्फ चेक की तरह होते हैं। यानी बस डिफरेंस एक ये होता है कि पेमेंट करने की गारंटी बैंक की होती है। सपोज जब हम किसी को चेक देते हैं, हम चेक इशू करते हैं तो हमारी गारंटी होती है, एंड जब बैंक पे ऑर्डर इशू करता है तो बैंक की गारंटी होती है कि उसे पेमेंट देनी है। एंड बैंक हर किसी को पे ऑर्डर नहीं देता, वो सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स एंड ट्रस्टेड कस्टमर्स को ही देता है। अब इस स्कैम को अंजाम कैसे दिया उन्होंने कि केतन पारेख ने माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के सारे मेजोरिटी शेयर्स खरीद लिए। ये बैंक गुजरात में था एंड जैसे मैंने बताया कि मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन गए वो, तो एक हिसाब से उन पे ओनरशिप ही आ गई थी। अब जब उन पे ओनरशिप आ गई तो उन्होंने ओनरशिप का मिसयूज कैसे किया, वो बैंक से रैपिडली पे ऑर्डर्स बनवाने लगे। और ऐसा करके उन्होंने बैंक की पेइंग कैपेसिटी से भी ज्यादा पे ऑर्डर्स बनवा लिए थे। मतलब एज्यूम करो अगर बैंक की पेइंग कैपेसिटी सिर्फ 5 करोड़ है तो उन्होंने 10 करोड़ तक की बैंक से पे ऑर्डर बनवा लिए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पे ऑर्डर्स भी चेक की तरह होते हैं, तो केतन पारेख इससे क्या करते थे, केतन पारेख ये पे ऑर्डर्स को दूसरे बैंक में एज अ कोलैटरल रखवा देते थे, यानी गिरवी रखवा के बैंकों से लोन ले लेते थे। और ऐसा करके उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से 1200 करोड़ रुपए निकलवा लिए थे। देखिए आज भी 1200 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, एंड वो उस टाइम का स्कैम था, तो सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट थी ये। जैसा हर्षद मेहता स्कैम के अंदर भी एक ट्विस्ट था, वैसे केतन पारेख में भी एक ट्विस्ट था, जो था बदला ट्रेडिंग। इसको सीधी भाषा में बोलूं तो सर्कुलर ट्रेडिंग। अब जिन लोगों को बदला ट्रेडिंग यानी सर्कुलर ट्रेडिंग नहीं पता, मैं बता दूं। देखिए बदला ट्रेडिंग और कुछ नहीं, बस एक सर्कुलर मोशन होता था, यानी फेक डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करने का एक काफी अच्छा मेथड। तो असल में बदला ट्रेडिंग और कुछ नहीं, बायर्स एंड सेलर्स का एक ग्रुप होता था। सपोज करो 4 बायर्स एंड 4 सेलर्स हैं, हर एक बायर पे 1-1 करोड़ के शेयर्स पड़े हुए हैं। तो एक बायर एक फिक्स टाइम तक वो शेयर होल्ड करता था एंड दूसरे को बेचता था। सपोज 7 दिन होल्ड किए 1 करोड़ के शेयर, तो वो दूसरे सेलर को देगा एंड दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो ऐसा ये सर्कुलर मोशन चलता था। और इससे क्या होता था, इससे स्टॉक की लिक्विडिटी क्रिएट होती थी, यानी पता लगता था कि कितना अच्छा फ्लो जा रहा है। एंड इससे जो इन्वेस्टर्स है वो देखते थे कि यार ये स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है, ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होता था। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिक्विडिटी क्रिएट होती थी फेक डिमांड एंड सप्लाई से, तो फायदा क्या होता था कि उस टाइम मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इतनी नहीं होती थी। देखिए आजकल तो हर बंदा ऑलमोस्ट शेयर खरीदता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वही हैरान होती थी कि यार ये इतना बाइंग एंड सेलिंग कैसे हो रहा है। तो यही केतन पारेख ने दिमाग लगाया, तो उसने ये फेक सर्कुलर ट्रेडिंग क्रिएट की। भाई उस टाइम के अंदर तो लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, उतना कोई इन्वेस्ट करता नहीं था। इन्वेस्टर्स को लगा यार ये स्टॉक में तो कोई दम है, तो उन्होंने भी उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड देखते देखते पता नहीं चला कब फेक डिमांड एंड सप्लाई से ये एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई बन गया। तो इसी बदला सौदा से कंपनी की डिमांड इंक्रीज होती थी एंड प्राइस भी। एंड उसी टाइम केतन पारेख बदला सौदा की मदद से जी टेलीफिल्म्स का शेयर 127 रुपए से लेके 10,000 पर शेयर तक ले आए थे। एंड यही नहीं, एक कंपनी विजुअल सॉफ्ट 625 रुपए शेयर से 8,500 पर शेयर तक पहुंच गई थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि हर्षद मेहता तो पकड़ा गया था, देखिए उसकी तो लार्ज स्केल पे काफी तगड़ी मैनिपुलेशन होती, तो हमारे केतन पारेख क्यों नहीं पकड़े गए थे? देखिए जिन कंपनीज में वो लगाते थे ना, तो वो सारी आईटी कंपनीज होती थी, एंड उस टाइम .com बबल था, यानी इंटरनेट बूम। तो सीधी सी बात है, आईटी कंपनीज का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड एक और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर कि वो अपनी ट्रेडिंग कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज से करते थे, इसलिए क्योंकि सबसे कम रूल्स एंड रेगुलेशंस वहीं पर ही थे। एंड जैसे मैंने बताया, बदला सौदा से जब शेयर का प्राइस बढ़ता था तो वो धीरे धीरे स्लोली उसको बेचते थे, ताकि एकदम से किसी के नजरों के सामने ना आ पाए। देखिए उनको मार्केट की सारी नॉलेज हो गई थी, तभी वो धीरे धीरे शेयर्स बेचते थे ताकि किसी को शक ना हो। बट उनका स्कैम 1995 से लेके 2001 तक ही चल पाया। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूँ कि वो हर्षद मेहता जी की तरह कोई शो ऑफ, कोई अपने एक्सपेंसेस दिखाते ही नहीं थे, इसलिए वो सेफ रहे। एंड अब मैं बताता हूँ कि 2001 में ऐसा क्या हुआ जिससे ये स्कैम बाहर आया एंड केतन पारेख ऑलमोस्ट एंड हो गए। एंड 2001 में क्या हुआ, देखिए था एक वो बियर कार्टेली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने क्या किया, जिसमें भी केतन पारेख ने इन्वेस्ट कर रखा था वो धीरे धीरे उन्हें डंप करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी रैपिडली डंप नहीं किया, उन्होंने भी धीरे धीरे किया ताकि केतन पारेख को शक ना हो। एंड उन्होंने भी धीरे धीरे डंप किया एंड 1 मार्च 2001 को एकदम से रैपिड क्रैश हुआ, यानी उन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए। एंड यही देखते देखते केतन पारेख की भी आंखें खोली, उन्होंने भी अपने स्टॉक सारे बेच दिए। देखिए कितना ज्यादा मार्केट क्रैश हुआ कि एक कंपटीटर्स ने भी बेचे एंड केतन पारेख ने भी बेचे। उस टाइम मार्केट 176 पॉइंट से नीचे गिरा था। देखिए अभी आपको कम लग रहा होगा, बट उस टाइम ये बहुत ज्यादा फिगर होती थी। एंड जहां कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती थी, उन्हें भी पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि 40,000 करोड़ कैसे पहुंच गया ये। देखिए क्या हुआ, उसके बाद आरबीआई, सेबी एंड सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया और केतन पारेख को जेल भी हुई, बाद में वो छूटे भी, बट उनको 15 साल तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। अब ये 2006 के अंदर एसएफआईओ के थ्रू, यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने बताया कि ये स्कैम 40,000 करोड़ तक का था। एंड एक और मेजर रीजन जो पता लगा कि जो वो बदला ट्रेडिंग करते थे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया उनकी स्टॉक ब्रोकिंग हाउस था, तो वही जो उनके नेटवर्क्स थे उनके थ्रू ही वो फेक डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते थे, यानी फेक बायर्स एंड सेलर्स। तो बस एंड में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए स्कैमस्टर्स कभी हीरो नहीं होते हैं। आप 10% गलत करो या आप 90% गलत करो, गलत गलत ही होता है। एंड बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कुछ भी आप अपने रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू एंड देखते रहिए बुल वेस्टिंग।